क्या आपको पता है सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे चेंज होते हैं? चलो एक्सप्लोर करते हैं। आज हम क्लास 12वीं की इंडियन सोसाइटी बुक का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, सोशल इंस्टीट्यूशंस, कंटिन्यूटी एंड चेंज। देखते हैं ट्रेडिशंस कैसे टाइम के साथ बदलती हैं और हमारे कम्युनिटीज को शेप करती हैं। चलो कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न यह है कि एक जाति व्यवस्था में पृथक्करण सेपरेशन और अधिक्रम हायरार्की की क्या भूमिका है? इसका सही उत्तर यह है। सुनो यार, खबर तो तुमने सुन ही ली होगी, लेकिन जातिवाद के पीछे की सच्चाई क्या है वो जानते हो? ये जाति प्रथा बहुत पुरानी और गहरी जड़ों वाली चीज है। समझ लो, एक तरह का बंटवारा और ऊंच नीच का सिस्टम। इसमें पैदाइश और काम के हिसाब से समाज को अलग अलग जातियों में बांट दिया जाता है। पहले बात करते हैं अलग अलग रखने की। हर जाति का समाज में एक अलग जगह होती है। वो अलग अलग सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक काम करते हैं। इस बंटवारे की वजह से एक जाति के लोग दूसरी जाति के कामों में दखल नहीं देते। इससे लोगों में दूरी और फूट पैदा होती है। अब बात ऊंच नीच की। जाति प्रथा में कुछ जातियों को ऊंचा और कुछ को नीचा माना जाता है। इस ऊंच नीच की वजह से ताकत और संसाधनों का बंटवारा बराबर नहीं होता। ऊंची जाति वालों को समाज में ज्यादा इज्जत और मौके मिलते हैं, जबकि नीची जाति वालों को भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। ये अलग अलग रखना और ऊंच नीच दोनों मिलकर जाति प्रथा को मजबूत बनाते हैं, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक असमानता बनी रहती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, तभी इससे जुड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। जानकारी रखो और दूसरों के दर्द को समझो। हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि वे कौन से नियम हैं जिनका पालन करने के लिए जाति व्यवस्था बाध्य करती है? कुछ के बारे में बताइए। इसका सही उत्तर है। सुनो यार, खबर तो तुमने सुन ही ली होगी, लेकिन जातिवाद के पीछे की सच्चाई क्या है वो जानते हो? ये जाति प्रथा बहुत पुरानी और गहरी जड़ों वाली चीज है। समझ लो, एक तरह का बंटवारा और ऊंच नीच का सिस्टम। इसमें पैदाइश और काम के हिसाब से समाज को अलग अलग जातियों में बांट दिया जाता है। पहले बात करते हैं अलग अलग रखने की। हर जाति का समाज में एक अलग जगह होती है। वो अलग अलग सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक काम करते हैं। इस बंटवारे की वजह से एक जाति के लोग दूसरी जाति के कामों में दखल नहीं देते। इससे लोगों में दूरी और फूट पैदा होती है। अब बात ऊंच नीच की। जाति प्रथा में कुछ जातियों को ऊंचा और कुछ को नीचा माना जाता है। इस ऊंच नीच की वजह से ताकत और संसाधनों का बंटवारा बराबर नहीं होता। ऊंची जाति वालों को समाज में ज्यादा इज्जत और मौके मिलते हैं, जबकि नीची जाति वालों को भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। ये अलग अलग रखना और ऊंच नीच दोनों मिलकर जाति प्रथा को मजबूत बनाते हैं, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक असमानता बनी रहती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, तभी इससे जुड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। जानकारी रखो और दूसरों के दर्द को समझो। हमारा तीसरा प्रश्न यह है, उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए? इसका सही उत्तर है। कास्ट सिस्टम सदियों से इंडिया में एक गहरी जड़ों वाली सामाजिक व्यवस्था रही है। इसने समाज को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, पूरी तरह से जन्म के आधार पर। इस सिस्टम में सख्त नियम और कायदे थे। एक बड़ा नियम शादी या एंडोगैमी के बारे में था। लोगों को अपनी ही जाति में शादी करनी होती थी, जिससे अंतरजातीय विवाह दुर्लभ और अक्सर नापसंद किए जाते थे। व्यवसाय भी जाति के आधार पर दिए जाते थे। ब्राह्मण धार्मिक शिक्षा और अनुष्ठान करते थे। क्षत्रिय योद्धा और रक्षक थे। वैश्य व्यापार और कृषि में लगे हुए थे, जबकि शूद्रों को अन्य 3 जातियों की सेवा करने का काम सौंपा गया था। खाने पीने के नियम भी बहुत सख्त थे। ऊंची जातियां निचली जातियों के साथ खाना नहीं खाती थीं या उनके खाने को छूती तक नहीं थीं। शिक्षा और अवसरों के मामले में भी काफी भेदभाव था। ऊंची जातियों के पास शिक्षा और सामाजिक भूमिकाओं तक पहुंच थी, जबकि निचली जातियों को इन विशेषाधिकारों से काफी हद तक वंचित रखा गया था। सामाजिक व्यवहार भी बहुत नियंत्रित थे। ऊंची जातियां निचली जातियों के साथ शारीरिक संपर्क और सामाजिक संबंधों से बचती थीं। हर जाति के अपने धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य थे, जिन्हें धर्म कहा जाता था, जिनका उन्हें पालन करना होता था। इन नियमों ने सामाजिक भेदभाव और असमानता को बढ़ावा दिया
जिससे सुधार आंदोलनों और आधुनिक कानूनी प्रणालियों को इन कठोर संरचनाओं को खत्म करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि जाति व्यवस्था के कई पहलुओं को चुनौती दी गई है और बदला गया है, लेकिन आज भी समाज के कुछ हिस्सों में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। इस इतिहास को समझना एक और समान समाज बनाने के लिए की गई प्रगति और अभी भी किए जाने वाले काम को पहचानने के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा चौथा प्रश्न यह 4 किन अर्थों में नगरीय उच्च जातियों के लिए जाति अपेक्षाकृत अदृश्य हो गई है? इसका सही उत्तर है। हम देखेंगे कि ब्रिटिश राज ने भारत की जाति व्यवस्था को कैसे बदला। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये एक दिलचस्प सफर है इतिहास के पन्नों में। सबसे पहले कानूनी और प्रशासनिक बदलावों की बात करते हैं। अंग्रेजों ने समाज को व्यवस्थित करने के लिए जाति आधारित जनगणना शुरू की। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन इसने जाति की पहचान को और भी कठोर बना दिया। अब भूमि व्यवस्था में बदलाव। ब्रिटिश भू राजस्व सुधारों ने कृषि को जाति विशिष्ट भूमिकाओं से हटा दिया। अंग्रेजों से पहले कई जातियों की स्पष्ट कृषि भूमिकाएं थीं, लेकिन औपनिवेशिक नीतियों ने कुछ जातियों के भूमि अधिकार कम कर दिए, जबकि कुछ और जातियों का महत्व बढ़ गया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। फिर आर्थिक असमानता। अंग्रेजों ने भारत का औद्योगिकरण किया, लेकिन सभी को इसका फायदा नहीं हुआ। कुछ जातियों ने व्यापार और उद्योग पर अपना दबदबा बना लिया, जिससे आर्थिक असमानताएं बढ़ गईं। कुछ अमीर हो गए, जबकि कुछ गरीबी में फंसे रहे। अब शिक्षा की बात करते हैं। अंग्रेज पश्चिमी शिक्षा भारत लाए। ऊंची जातियों ने इस व्यवस्था से अधिक लाभ उठाया। उन्हें बेहतर नौकरियां और अवसर मिले। नीची जातियों का उतना नहीं। इससे सामाजिक अंतर और भी बढ़ गया, लेकिन सब बुरा नहीं था। अंग्रेजों ने सती प्रथा पर प्रतिबंध और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने जैसे कुछ कानूनी सुधार भी किए। इन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म नहीं किया, लेकिन इसकी कुछ रूढ़िवादी परंपराओं को चुनौती जरूर दी। अंत में ब्रिटिश शासन ने आधुनिक विचारधाराओं को जन्म दिया। समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के विचार जड़ पकड़ने लगे। इससे जाति आधारित भेदभाव पर पुनर्विचार करने और इसे समाप्त करने की मांग बढ़ गई। तो क्या ब्रिटिश शासन ने जाति व्यवस्था को समाप्त कर दिया? बिल्कुल नहीं। हालांकि इसने महत्वपूर्ण बदलाव लाए, लेकिन जाति आधारित भेदभाव और विभाजन आज भी कई रूपों में मौजूद है। हमारा 5वां प्रश्न यह है 5 भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? इसका सही उत्तर है। यार, ये तो दिमाग हिला देगा। इंडिया के ट्राइब्स को ऐसे क्लासिफाई किया गया है जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले जियोग्राफिकल बेसिस। ट्राइब्स को उनके रहने की जगह के हिसाब से डिवाइड किया गया है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में नागा, सेंट्रल इंडिया में संथाल या वेस्ट में भील। मस्त है ना? अब बात करते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस की। ट्राइब्स को उनकी भाषाओं के हिसाब से ग्रुप किया गया है, जैसे संथाल ऑनस्ट्रिक भाषा बोलते हैं, गोंड द्रविडियन बोलते हैं और नागा तिब्बतो बर्मन भाषाएं यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं कल्चरल एंड रिलीजियस बेसिस की तरफ। कुछ ट्राइब्स नेचर की पूजा करते हैं, जबकि कुछ हिंदू, ईसाई या दूसरे धर्म फॉलो करते हैं। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल बेसिस भी है। कुछ ट्राइब्स किसान हैं, कुछ चरवाहे, शिकारी या कारीगर। उनकी लाइफस्टाइल भी उनके क्लासिफिकेशन को शेप करती है। आखिर में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 342 के अंदर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट है, जिससे उन्हें स्पेशल बेनिफिट्स और रिजर्वेशंस मिलते हैं। ये क्लासिफिकेशन ट्राइबल सोसाइटीज की डाइवर्सिटी को समझने और उनकी यूनिक नीड्स के हिसाब से प्लान करने में हेल्प करता है। क्या ये कमाल की बात नहीं है? हमारा 6ठा प्रश्न यह है जनजातियां आदिम समुदाय हैं जो सभ्यता से अछूते रहकर अपना अलग थलग जीवन व्यतीत करते हैं। इस दृष्टिकोण के विपक्ष में आप क्या साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहेंगे? इसका सही उत्तर है। यार, ये तो दिमाग हिला देगा। इंडिया के ट्राइब्स को ऐसे क्लासिफाई किया गया है जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले जियोग्राफिकल बेसिस। ट्राइब्स को उनके रहने की जगह के हिसाब से डिवाइड किया गया है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में नागा, सेंट्रल इंडिया में संथाल या वेस्ट में भील। मस्त है ना? अब बात करते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस की। ट्राइब्स को उनकी भाषाओं के हिसाब से ग्रुप किया गया है, जैसे संथाल ऑनस्ट्रिक भाषा बोलते हैं, गोंड द्रविडियन बोलते हैं और नागा तिब्बतो बर्मन भाषाएं यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं कल्चरल एंड रिलीजियस बेसिस की तरफ। कुछ ट्राइब्स नेचर की पूजा करते हैं,
जबकि कुछ हिंदू, ईसाई या दूसरे धर्म फॉलो करते हैं। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल बेसिस भी है। कुछ ट्राइब्स किसान हैं, कुछ चरवाहे, शिकारी या कारीगर। उनकी लाइफस्टाइल भी उनके क्लासिफिकेशन को शेप करती है। आखिर में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 342 के अंदर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट है, जिससे उन्हें स्पेशल बेनिफिट्स और रिजर्वेशंस मिलते हैं। ये क्लासिफिकेशन ट्राइबल सोसाइटीज की डाइवर्सिटी को समझने और उनकी यूनिक नीड्स के हिसाब से प्लान करने में हेल्प करता है। क्या ये कमाल की बात नहीं है? हमारा 7वां प्रश्न यह है कि 7 आज जनजातीय पहचानों के लिए जो दावा किया जा रहा है उसके पीछे क्या कारण है? इसका सही उत्तर है। आज हम ट्राइब्स के बारे में एक गलत फहमी दूर करेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्राइब्स पिछड़े हुए लोग होते हैं जो दुनिया से अलग रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। चलो देखते हैं। सबसे पहले ट्राइब्स कल्चर और नॉलेज का खजाना होते हैं। उनके पास अलग अलग कल्चर है और वो खेती बाड़ी, दवाई, पुराना ज्ञान और पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। नेचर और संसाधनों की उनकी समझ आज भी मॉडर्न सोसाइटी सीख रही है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ट्राइब्स दुनिया से बिल्कुल कटे हुए होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। पहले से ही उनका बाहर की दुनिया से लेना देना रहा है, व्यापार, कल्चर एक्सचेंज और नॉलेज शेयरिंग के जरिए। वो पूरी तरह से आज के बिजनेस और पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो दुनिया से बिल्कुल भी अलग नहीं है। अब मॉडर्न लाइफस्टाइल के असर की बात करते हैं। बहुत से ट्राइब्स ने नए टूल्स, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को अपना लिया है। वो अपनी परंपराओं को निभाते हुए बाहर की दुनिया की चीजें भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्कूल जाना और सरकारी सेवाओं का फायदा उठाना। पॉलिटिक्स और समाज में ट्राइब्स बिल्कुल भी चुप नहीं बैठते। कई ट्राइब्स ने अपने हकूक़ और संसाधनों की रक्षा के लिए आंदोलन में हिस्सा लिया है। वो अपने अस्तित्व और अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जिससे पता चलता है कि वो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक हैं। आखिर में ट्राइब्स को एक जैसा समझना गलत है। ट्राइब्स के अंदर भी कल्चर, भाषा और समाज में बहुत अंतर होता है। उन्हें पिछड़ा हुआ कहना उनकी विविधता को नजरअंदाज करना है। इन सब बातों से साबित होता है कि ट्राइब्स बस अलग थलग नहीं है, वो मॉडर्न सोसाइटी का एक जरूरी और जटिल हिस्सा है और अपने तरीके से योगदान देते हैं। तो अगली बार उनके महत्व और विविधता की कद्र करें। हमारा 8वां प्रश्न यह है कि 8 परिवार के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं? इसका सही उत्तर है। तो ये जानना जरूरी है। आजकल परिवार अलग अलग तरह के होते हैं और ये अच्छी बात है। सबसे पहले न्यूक्लियर फैमिली, मतलब माता पिता और उनके बच्चे, आजकल ये कॉमन है। अगला है जॉइंट फैमिली। सोचो, माता पिता, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची सब एक ही छत के नीचे। इंडिया और एशिया में ये कॉमन है। फिर आता है सिंगल पेरेंट फैमिली। एक पेरेंट अकेले बच्चों की परवरिश करता है, कभी डिवोर्स, कभी सेपरेशन या किसी के गुजर जाने की वजह से। चाइल्डलेस फैमिली को भी मत भूलना। ऐसे कपल्स जिनके बच्चे नहीं होते, या तो अपनी मर्जी से या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से। एडॉप्टिव फैमिलीज बहुत प्यारे होते हैं। माता पिता गोद लिए हुए बच्चों को पालते हैं, बिल्कुल अपने बच्चों जैसा प्यार और सपोर्ट देते हैं। अब बात करते हैं सेम सेक्स फैमिलीज की। यहाँ सेम जेंडर के पेरेंट्स अपने बच्चों को पालते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल हों या अडॉप्टेड। कभी सिंगल पर्सन हाउस होल्ड के बारे में सुना है? एक इंसान अकेला रहता है, मैरिड हो या सिंगल। और आखिर में ब्लेंडेड फैमिली, पेरेंट्स और बच्चे पहले के रिलेशनशिप से एक साथ रहते हैं। डिवोर्स और दूसरी शादी के बाद ये कॉमन है। याद रखो, हर फैमिली अपने आप में यूनिक और स्पेशल होती है। हर तरह के फैमिलीज को सेलिब्रेट करो। हमारा 9वां प्रश्न यह है कि सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन पारिवारिक संरचना में किस प्रकार परिवर्तन ला सकते हैं? इसका सही उत्तर है। आज हम बात करेंगे कि हमारी तेजी से बदलती सोसाइटी कैसे परिवारों को रिशेप कर रही है। यकीन मानो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सब। सबसे पहले इकोनॉमिक चेंजेस। जब इकोनॉमी में बदलाव आते हैं, जैसे अर्बनाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन, तो परिवारों पर भी इसका असर पड़ता है। सोचो, ज्यादा लोग जॉब्स के लिए शहरों में जा रहे हैं, मतलब सिंगल फैमिली होम्स BRH रहे हैं और जॉइंट फैमिलीज कम हो रही हैं। अगला, जेंडर रोल्स। जैसे जैसे सोसाइटी जेंडर इक्वालिटी की बात करती है और ज्यादा विमेन वर्कफोर्स में आती है, ट्रेडिशनल फैमिली डायनामिक्स बदलते हैं। आजकल फैमिलीज में पार्टनरशिप ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटी जाती है। कितना अच्छा है ना? अब एजुकेशन और अवेयरनेस की बात करते हैं। अच्छी एजुकेशन के साथ लोग फैमिली और मैरिज को डिफरेंटली देखने लगते हैं। इससे फैमिली स्ट्रक्चर्स ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं।
पर्सनल फ्रीडम और इंडिविजुअल चॉइसेस पर फोकस होता है। और मैरिज और डिवोर्स रेट्स का क्या? इनके बारे में बदलते व्यूज फैमिलीज को पूरी तरह से रीशेप कर सकते हैं। जैसे ज्यादा डिवोर्स रेट से सिंगल पेरेंट फैमिलीज बढ़ती है। ये एक बड़ा शिफ्ट है। आखिर में मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का क्लैश। जैसे जैसे मॉडर्न आइडियाज आते हैं वो ट्रेडिशनल फैमिली नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं। इसका असर मैरिज एज से लेकर फैमिली प्लानिंग और पेरेंटिंग स्टाइल्स तक सब पर पड़ता है। तो बस इतना ही, सोसाइटी में चेंजेस डायरेक्टली फैमिली स्ट्रक्चर्स पर इंपैक्ट डालते हैं, जिससे रिलेशनशिप्स और लाइफस्टाइल्स में बड़े शिफ्ट्स आते हैं। हमारा 10वां प्रश्न यह कि 10 मातृवंश मैट्रिलिनी और मातृतंत्र मैट्रियरेकी में क्या अंतर है? व्याख्या कीजिए। इसका सही उत्तर। क्यों ज्यादा लोग मैट्रिलिनी और मैट्रियार्की के बारे में बात नहीं करते? चलो कंफ्यूजन दूर करते हैं फटाफट। मैट्रिलिनी मतलब फैमिली लिनिएज मम्मी की साइड से ट्रेस करना। प्रॉपर्टी और सोशल स्टेटस मम्मी से बच्चे को मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी घर की मालकिन है। मैट्रियार्की दूसरी तरफ वो है जहां औरतें, खासकर माएं, पावर रखती हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सोसाइटी में बड़े डिसीजंस लेती हैं। तो मैट्रिलिनी हेरिटेज के बारे में है, जबकि मैट्रियार्की इस बारे में है कि कौन इंचार्ज है। समझ गए? अरे दोस्तों सुनो, आज हम बात करेंगे ट्रेजर एनएफटीज के बारे में। ये है ट्रेजर एनएफटी, जहां आप सेलिब्रिटीज की फोटोज को एनएफटी के रूप में खरीद सकते हो। बस फोटो पर टच करो और बस खरीद हो गई। फिर एआई आता है और आपसे उसे वापस खरीद लेता है और आपको मुनाफा देता है। सोचो, RS 10,000 लगाओ और RS 30,000, RS 40,000 वापस पाओ। कमाल है ना? लेकिन ध्यान रहे, पूरी जानकारी लेना जरूरी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमें 9060 या 960 पर फोन करो। हैप्पी इन्वेस्टिंग। कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने का तरीका ढूंढ रहे हो तो राइड BNB आपके लिए कमाल का है। राइड BNB एक ऐसा नया प्लेटफॉर्म है जहां आप डिजिटल प्लॉट्स खरीद सकते हो और क्रिप्टो करेंसी, खासकर BNB में डॉलर्स कमा सकते हो। ये कैसे काम करता है? आप राइड BNB पे डिजिटल प्लॉट्स खरीदते हो। जितने ज्यादा प्लॉट्स आपके पास, उतनी ज्यादा कमाई। फिर आप अपनी कमाई को ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो और किसी भी एक्सचेंज पर बेच सकते हो। मजेदार है ना? लेकिन इतना ही नहीं, अपना अकाउंट अपग्रेड करके और दूसरों को ज्वाइन करवा के आप अपनी कमाई और भी बढ़ा सकते हो। तो फिर आज ही राइड BNB कम्युनिटी ज्वाइन क्यों नहीं करते? डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स की एक्साइटिंग दुनिया में कदम रखो और अपने पैसों का मालिक बनो। याद रखो, सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं है, बल्कि एक अच्छी कम्युनिटी का हिस्सा बनना और सीखते रहना भी जरूरी है। अभी साइन अप करो और राइड BNB के साथ अपना सफर शुरू करो। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको शुक्रिया कहेगा। 9 से 5 वाली नौकरी से थक गए क्या? घर बैठे फोन से पैसे कमाओ। ये रहा तरीका। मिलिए invideo.ai से डिजिटल क्रिएशन और YouTube ग्रोथ के लिए कमाल का चीज। प्रोफेशनल क्वालिटी के वीडियो बनाना इतना आसान कभी नहीं था दोस्तों। चाहे आप नए यूट्यूबर हो या छोटे बिजनेस वाले, invideo.ai आपके लिए सबसे बढ़िया है। ये इतना कमाल क्यों है? इसे इतना यूजर फ्रेंडली बनाया गया है कि अगर आपको टेक का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तब भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ढेर सारे टेम्पलेट, स्टॉक फुटेज और म्यूजिक के साथ आप झटपट शानदार वीडियो बना सकते हैं। और सुनो क्या, invideo.ai इंडियन मार्केट के हिसाब से बनाया गया है, यानी इसमें आपको लैंग्वेज सपोर्ट, इंडियन कल्चर वाले टेम्पलेट और किफायती दाम मिलेंगे। ये आपको अपनी कहानी बताने की ताकत देता है। तो अब क्या, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके invideo.ai को फ्री में ट्राई करें और आज ही वीडियो बनाना शुरू करें। यकीन मानिए, ये कमाल का चीज है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और भी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। जय हिंद।